हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। हमारा आज का टॉपिक है वलन और भ्रंशन। जब भूपट्टी की शैलों के विपरीत दबाव पड़ता है तब उनमें मोड़ पड़ जाते हैं। इस प्रकार की रचना को ही वलन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी मेज पर बिछे हुए मेजपोश के ऊपर कुछ वजन रख दिया जाए और उस मेजपोश को किसी एक दिशा में धकेला जाए तो उसमें मोड़ पड़ जाएंगे। इस प्रकार से शैलों के अधिक मात्रा में मुड़ जाने को ही वलन कहते हैं। फिंच के अनुसार समतल परतदार चट्टानों के अधिक मात्रा में मुड़ जाने को ही वलन कहा गया है। भूपटल के वलन कभी कभी इतने विशाल और विस्तृत होते हैं कि वो ऊंचे पर्वतमालाओं का रूप धारण कर लेते हैं। वलन का एक अंश ऊंचा उठा रहता है और दूसरा अंश नीचे। दूसरे शब्दों में, वलन के ऊंचे और नीचे जो उठे हुए भाग होते हैं उनमें से ऊंचे उठे भाग को अपनति कहते हैं और नीचे वाले भाग को अभिनति। प्रत्येक वलन की दो भुजाएं होती हैं, लेकिन उन दोनों का विस्तार और झुकाव प्राय समान नहीं होता। इसलिए वलन कई प्रकार की आकृतियां ग्रहण कर लेते हैं, जैसे सममिताकार वलन, असममिताकार वलन, समनत वलन, परिवलन, एकनति वलन, पंखेनुमा वलन और नेपी। तो पहला है सममित वलन। वो वलन जिसकी दोनों भुजाएं बराबर लंबी हों और उनका झुकाव भी समान हो, उन्हें सममिताकार वलन कहते हैं। दूसरा है असममिताकार वलन। जब किसी वलन की एक भुजा दूसरी भुजा से लंबी हो और दोनों का झुकाव भी समान नहीं हो, तो ऐसे वलन को असममिताकार वलन कहते हैं। नेक्स्ट है समनत वलन। इस वलन में खिंचाव अधिक होता है और वलन की भुजाएं समान रूप से खिंच जाती हैं, जिससे दोनों ओर से वे आपस में समानांतर हो जाती हैं। नेक्स्ट है परिवलन। जब वलन की क्रिया होते समय एक ओर से खिंचाव बहुत अधिक पड़ जाता है तो वलन की दोनों भुजाएं एक ही ओर इतनी अधिक झुक जाती हैं कि वो लगभग क्षैतिज अवस्था में पहुंच जाती हैं। ऐसे वलन को परिवलन कहते हैं। नेक्स्ट है एकनति। इसमें एक भुजा का झुकाव कम और दूसरी भुजा ठीक लंबवत होती है। नेक्स्ट है पंखेनुमा वलन। जब किसी क्षेत्र में दोनों ओर से संपीड़न का प्रभाव दीर्घकाल तक होता रहता है तो उसका मध्यवर्ती भाग मेहराब के रूप में ऊपर उठ जाता है और उसके दाएं बाएं मोड़ों का प्रसार हो जाता है। इसे ही पंखेनुमा वलन कहते हैं। नेक्स्ट है नेपी। जब वलन की क्रिया में किसी एक भुजा पर खिंचाव बहुत अधिक समय तक पड़ता रहता है तो एक वलन आगे वाले दूसरे वलन पर स्थापित हो जाता है। यदि खिंचाव जारी रहता है तो अक्ष पर से वलन का एक पार्श्व खंडित होकर आगे वाले वलन पर चढ़ जाता है। इस प्रकार स्थापित हुए खंडित वलन को ही नेपी कहते हैं। यूरोप के आल्प्स पर्वत में और हिमालय क्षेत्र में कई स्थानों पर यह विशिष्ट स्थलाकृति देखने को मिलती है। तो ये तो हमने अध्ययन किया था वलन का। अब हम अध्ययन करेंगे भ्रंशन।
जिन स्थानों पर आग्नेय अथवा रूपांतरित शैलें मिलती हैं वह आंतरिक बलों के फलस्वरूप क्षैतिज हलचल होने से प्राय शैलों में दरार पड़ जाती है। इसे ही भ्रंशन कहते हैं। जैसा कि होम्स ने कहा है, आपेक्षिक रूप से विरुद्ध चट्टानें ऊपर नीचे हो जाती हैं जिससे धरातल विभाजित हो जाता है, भ्रंश कहलाती हैं। जब किसी स्थल भाग या चट्टान में भ्रंश पड़ते हैं तो उसका कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इसलिए स्थलाकृतियों के निर्माण में काफ़ी रूप परिवर्तन हो जाता है। भ्रंशन द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियों में प्रमुख हैं भ्रंशोत्तर पर्वत और रिफ्ट घाटी। जब किसी क्षेत्र पर भूपटल की शैलों में दो समानांतर भ्रंश पड़ जाएं और उन भ्रंशों के बीच का क्षेत्र ऊपर की ओर उठ जाए अथवा उसके दोनों पार्श्व वाले क्षेत्र नीचे को धसक जाएं, तो इस प्रकार से बनी स्थलाकृति को भ्रंशोत्तर पर्वत कहते हैं। यूरोप का वास्टेज पर्वत, जर्मनी का होर्स्ट पर्वत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके विपरीत जब किसी क्षेत्र में भूपटल की शैलों पर दो समानांतर भ्रंश पड़ जाएं और किन्हीं दो समानांतर भ्रंशों के बीच का क्षेत्र नीचे को धसक गया हो अथवा उसके दोनों पार्श्व वाले क्षेत्र ऊपर की ओर सरक जाएं, तो इस प्रकार की बनी स्थलाकृति को रिफ्ट घाटी कहते हैं। जर्मनी में राइन नदी पर प्रसिद्ध घाटी है जो इसका प्रमुख उदाहरण है। भ्रंश कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामान्य भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश, सोपानी भ्रंश, नमन या नति भ्रंश, नतिलंब भ्रंश, तिर्यक या तिरछे भ्रंश, अधिक्षेप भ्रंश या ग्रीवाखंड। तो पहला है सरल या सामान्य भ्रंश। किसी क्षेत्र की चट्टान जब भ्रंश तल के सहारे विपरीत दिशा में खिसकती हैं या एक सामान्य भाग भ्रंश तल के सहारे खिसकता है तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। इसमें तल का नमन या तो कगार जैसा या तेज ढालों वाला होता है। ऊपरी भाग को भ्रंश कगार कहते हैं। इसकी ऊंचाई सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। दूसरा है विपरीत या उत्क्रम भ्रंश। इसमें संपीड़न की क्रिया विशेष महत्वपूर्ण रहती है। इस क्रिया में चट्टान में दरारें पड़ने के पश्चात दोनों चट्टानी भाग या दोनों खंड आमने सामने खिसकते हुए एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार चट्टान का एक भाग दूसरे पर छाया हुआ दिखाई देता है। इसमें भ्रंश कगार वास्तव में लटकती दीवार की भांति दिखाई देता है। नेक्स्ट है सोपानी भ्रंश, जिसे समानांतर भ्रंश भी कहते हैं। जब खिंचाव के अतिरिक्त तीव्र संपीड़न की क्रिया बार बार प्रभावी हो तो संपीड़न की अधिकता से वहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर समानांतर भ्रंश तल पर दरारें पड़ेंगी। ऐसे स्थान पर सीढ़ीनुमा भ्रंशों का विकास होगा। ऐसे भ्रंश की क्रिया अपवाद स्वरूपी होती है। इसमें कगार बहुत छोटे छोटे होते हैं क्योंकि भ्रंश तल के मध्य दूरी कम रहती है। पर्वत निर्माण की जटिलता बढ़ने पर ऐसे भ्रंशों का विकास होता है। नेक्स्ट है नमन या नति भ्रंश। जब किसी भ्रंश की क्रिया के समय चट्टानें नमन की दिशा में यानी कि क्षैतिज तल के सहारे कुछ डिग्री का कोण बनाकर ही
खिसकें तो उसे नमन भ्रंश कहते हैं। ऐसे भ्रंश कायांतरित या पलतदा चट्टानों में अधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट है नतिलंब भ्रंश। इसमें भ्रंश तल के सहारे 37 दिशा में ही चट्टानें खिसकती या सरकती हैं, इसलिए इसमें कगार या तो पाए ही नहीं जाते या नाम मात्र के मिलते हैं। इसलिए ऐसे भ्रंशों के विकास में पृथ्वी की सतह की चट्टानें काफ़ी गहराई तक एक दूसरे से रगड़ खाती हुई किनारों या भ्रंश तल पर खिसकती हैं। इसलिए ये भ्रंश की एक विशेष स्थिति भी है। नेक्स्ट है तिर्यक या तिरछे भ्रंश। ऐसे भ्रंशों का विकास भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र में अधिक होता है। इसमें लंबवत एवं क्षैतिज दोनों प्रकार से चट्टानों में भ्रंश तल के सहारे खिसकाव हो सकता है। इसमें भ्रंश तल तिरछा या वक्राकार या विषम रचना वाला रहता है। पर्वतीय घाटियों में भी चट्टानें खिसकने से भ्रंश तल पर ऐसे भ्रंश बन सकते हैं। नेक्स्ट है अधिक्षेप भ्रंश या ग्रीवाखंड। जब संपीड़न का दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो चट्टानों का एक खंड एक ओर से आगे बढ़कर भ्रंश तल को आगे उछालकर आगे की ओर के चट्टानी भाग पर चढ़ जाता है। तो ऐसे भ्रंश का विकास होता है। इसकी अगली अवस्था ग्रीवाखंड का विकास है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्तियों के कारण उत्पन्न वलन एवं भ्रंशन का अध्ययन किया। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।